देखिए 10th के केमिस्ट्री का और उससे रिलेटेड जो कंपटीशन या 11 में जो टॉपिक था, खास करके 10th के केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके चलते 10th की केमिस्ट्री का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम फिजिक्स का कर रहे हैं, इसी तरह से बायो, और फिर आगे जो चैप्टर आगे या कंपटीशन का होगा वो होगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले फिजिक्स का शुरू किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain सर। प्रकाश, लाइट जो पढ़ना है कैले में, फिजिक्स में, तो इसमें दो पार्ट रहेगा, 1 और 2। इसमें होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का वर्तन। तो अभी हम देखते हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक सब 10 लेवल पे ही आपको अच्छा यूज होगा, अच्छा मार्क्स ला देगा। तो सबको गौर से देखिए। पहले इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रिफ्रैक्शन तो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन देखिए कैसे क्या होता है। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। लाइट हमेशा सीधा चलता है। अगर यहां लाइट जलाए तो जहां तक जा रही है वो बिल्कुल सीधा, कहीं बीच में टेढ़ा कर्व नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि किसी पाइप में अंदर से खोखला है, उससे अगर हम देखते हैं तो हमको आगे तक का दिखलाई पड़ेगा। लेकिन अगर पाइप ऐसे आकर के ऐसे मुड़ा हुआ टेढ़ा है तो हमको इधर से इधर का दिखलाई पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लाइट चलती है सीधा, सीधा जाने के बाद आगे अंधेरा लगेगा, इधर का नजर नहीं आएगा। इसको हमने इस तरह के फिगर में दिखा दिया है। लाइट जो है वो 7 कलर के मिलने से बना हुआ रहता है, जिसको न्यूटन ने प्रूफ किया था। तो न्यूटन ने किया कि एक चकड़ी पे, कागज पे 7 रंग रंग लिया और एक बार उसको नचा दिया, तो देखने में एक साथ तो नजर सब आएगा नहीं, तो सब मिलकर एक साथ व्हाइट नजर आ जाएगा। और एक और काम किया था कि 7 कलर में एक कलर को सिर्फ बाहर निकलने दिया, उसको प्रिज्म से गुजारा कि ये टूट जाए। एक कलर नहीं टूटे, उसमें एक कलर है, 7 कलर आएगा तब ना 7 कलर में टूटेगा, तो वो नहीं टूटा था। और 7 कलर और एक साथ मिल जाता है तो व्हाइट नजर आता है। और व्हाइट लाइट जब टूटती है 7 कलर में तो स्पेक्ट्रम बनता है 7 कलर का। और जो इसको सबसे अच्छा रेनबो, जो पानी बरसने के बाद आसमान में देख सकते हैं, बनता है, क्योंकि पानी के बूंद से लाइट गुजरती है तो वो टूट जाता है 7 कलर में और रेनबो नजर आने लगता है। देखिए लाइट जहां पड़ती है, जो वस्तु जिस कलर का होगा तो वो वस्तु उस 7 कलर लाइट में से जिस कलर का खुद है उसको वापस कर देता है और सबको रख लेता है। तो वापस जिस कलर का आएगा हमारे आंख तक, वो देखने में वैसा ही इसलिए लगता है। और जब 6 कलर को वो ऑब्जेक्ट रख लिया, या काला तो साथ में होता नहीं है, तो काला सारे लाइट को रख लेता है, तो उसमें गर्मी फील होता है काला कपड़ा पहनने से। और व्हाइट तो सबको हटा देगा, तो व्हाइट कपड़ा में गर्मी नहीं लगता है। ये सब हीट में पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में, स्पेक्ट्रम के ही बारे में ये सब आगे पढ़ेंगे जब स्पेक्ट्रम का चैप्टर आएगा उसमें। और हम जानते हैं कि अब 7 कलर में विबग्योर, सबसे ऊपर वायलेट है, सबसे नीचे रेड है। तो हमको सबसे अच्छा से कौन नजर आएगा? लाल। तो देखते रहिएगा, एक खतरा में रेड का यूज किया जाता है। अच्छा से देख ले कोई कलर आए कि नहीं, खतरा है तो रुक जाए, थोड़ा लेटे जाएगा। उसके बाद ऑरेंज, देखिए उसका ऑरेंज का इस्तेमाल होता है। वाई, उसके बाद येलो, इस तरह से कर करके नीचे से जो जहां नजर आए इंपॉर्टेंट है उसको इस्तेमाल किया गया है।
उसी तरह से अब हम देखते हैं इसमें आगे कि प्रकाश जो चलता है तो उसके रास्ता को, उसके पथ को हम किरण, रे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा की धारा जो है, लाइट एनर्जी की धारा, उसको हम बीम कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बहुत सारा रे एक साथ। प्रकाश जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब वेव क्या है ये साउंड में जानेंगे, वाइब्रेशन और वेव में क्या अंतर है साउंड में जानेंगे, वेव कैसे बनता है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड, जो भी कुछ वेव के बारे में है उसमें जानेंगे। समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव ऊपर नीचे इस तरह से करके चलता है, जो पानी में पत्थर फेंकेगा तो बनेगा। प्रकाश वैक्यूम में भी चल सकता है, लाइट जो है ना जहां कुछ नहीं है वहां भी चल सकता है, एयर में भी चलता है, लेकिन लिक्विड मुझसे कम और सॉलिड मुझसे कम चलता है, लेकिन ये उल्टा होता है साउंड के साथ, तो साउंड में पढ़ेंगे। वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना है, 3 लाख मीटर एक सेकंड में लाइट चल जाता है। तो सूरज या चांद से जो रोशनी आती है तो हम जानते हैं कि आने में कितना देर लगती है, कितना लगता है 1.3 मिनट। तो लाइट की स्पीड इतनी है, इतना टाइम लगा तो हम दूरी इसलिए निकाल लेते हैं आसानी से। लिक्विड में उससे कम तथा सॉलिड में सबसे कम लाइट चलता है। जिस पदार्थ से लाइट, अब कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, उससे लाइट इधर से उधर नहीं जा पा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, ओपैक, अपारदर्शी। और जिससे लाइट इधर से उधर चला जाएगा उसको कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। और कुछ से लाइट थोड़ा इधर से उधर जाता है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कागज में तेल लगा दीजिए, धुंधला नजर आएगा तो सब ट्रांसलूसेंट हो गया। उसके बाद जिससे लाइट इधर से उधर नहीं जाती है, ट्रांसलूसेंट मतलब ओपैक, अपारदर्शी मतलब ओपैक, जिससे लाइट इधर से उधर नहीं जाएगा तो जब उस पर लाइट पड़ेगा तो उधर ऑटोमेटिक छाया बन जाएगा, शैडो बन जाता है। वैसा पदार्थ जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, वैसा चीज है जो खुद जिसमें लाइट होता है, जैसे सूरज, मोमबत्ती, सब जिसमें अपनी लाइट है, उसको हम कहेंगे आत्मदीप, सेल्फ लुमिनेंस, खुद का उसमें लाइट होता है, आत्मदीप उसको कहते हैं। दर्पण जो होता है, मिरर, वो लाइट को सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है, मोड़ देता है। और जिस दर्पण का, जिस मिरर का रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस है वो प्लेन अगर होगा तो वो लाइट को एकदम बराबर एंगल के साथ, बराबर एंगल से जाने देता है, मतलब वो रिफ्लेक्शन एकदम बराबर एंगल के साथ करता है, तो उसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये M' मिरर है, इधर रंगा हुआ है ऐसे, तब ना लाइट इधर नहीं जाएगा, नहीं तो उधर उधर चला जाएगा लाइट। वो है, ये देखिए आ रही है तो इंसिडेंट रे, ये बीच में n है तो नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो और जो ऊपर इंट्रोडक्शन हमने देखा है वो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, लेकिन ये आपको एग्जाम में भी दे देता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिखिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहला कि इंसिडेंट रे आता हुआ किरण, रिफ्लेक्टेड रे जाती हुई किरण, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, ये पॉइंट इस पर नॉर्मल जो n है, ये सब एक ही प्लेन में लिखिए। यही होता है इसका फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, मतलब कि एंगल I और एंगल R बराबर होता है। अब देखते हैं इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से
किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर जाके कट जाती है या कटती हुई मालूम ही पड़ती है, उसी पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहा जाता है। वहां पर ही इमेज बनता है। तो इमेज जो बनेगा, इमेज बनना मतलब समझिए ना कि लाइट की वजह से उसका फोटो तस्वीर बनना। तो इमेज जो बनेगा, इमेज भी होता है दो टाइप का। एक होता है रियल इमेज, वास्तविक इमेज। एक होता है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ये रियल होता है और ये रियल नहीं होता है। ऐसा इमेज बनता है, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। देखें, रियल इमेज, यह लाइट के जहां पर रियल में कटता है, लाइट कटान होती है, वहां पर रियल इमेज बनता है। इसीलिए हम चाहेंगे इसको हम किसी स्क्रीन पे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है, यह लाइट सिर्फ कटता हुआ मालूम हो रहा था, कट रियल में नहीं रहा था। जब लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो लगेगा कि यहां पर आगे कट सकता है, लेकिन कटा नहीं था। तो इसलिए ये हो जाता है वर्चुअल इमेज, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसीलिए इसको हम पर्दे पे भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज जो होगा वो वस्तु के हिसाब से हमेशा उल्टा बनता है, और जो डुप्लीकेट वाला इमेज है, वर्चुअल इमेज, वही सीधा बनता है। प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज, प्लेन मिरर जो होता है, जिसमें हम प्लेन मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो प्लेन मिरर है। एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, सब आधा देखिए क्या होता है। तो प्लेन मिरर जो होता है, उसमें जो इमेज बनेगा वो वस्तु के साइज का ही बनता है, और दर्पण के, मिरर के उतना ही अंदर लगेगा कि है जितना कि उसके सामने रखा हुआ था दूरी, और अंदर वाला दूरी दोनों बराबर होता है। और ये ओरिजिनल नहीं होता है, वर्चुअल होता है। अब आ जाइए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। मतलब कि ये मिरर है लेकिन प्लेन नहीं है, ऐसे है या ऐसे है, कर्व है। इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। इसका जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, वो कोई खोखला गोला है, उसका कटा हुआ हिस्सा होता है। ये प्रायः कांच के टुकड़े को, अक्सर कांच का होता है, उसको एक तरफ रंग करके बनाया जाता है। आईने में तो हमेशा एक तरफ रंगना जरूरी है। इसके आउटर सरफेस को अगर हम इसके बाहरी हिस्से को रंग देंगे, उस कचकले के बाहरी हिस्से को रंग देंगे, तो यह अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बन जाएगा। कॉनकेव मिरर को ही हम कन्वर्जिंग या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। काहे कि ये सारे लाइट को फैला देता है। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। और अगर कचकरे के टुकड़े के अंदर के सरफेस को हम रंग देते हैं, तो उससे उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बनता है। और इसी को अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। काहे ये सारे लाइट को एक जगह जमा कर देता है। और लाइट को जमा करने के वजह से क्या होता है कि सारा लाइट जो एक जगह जमा होगा, सब लाइट को ला करके एक जगह जमा करेगा, तो वहां पे कितना गर्म हो जाएगा। इसीलिए उस जगह पर का कागज रखेंगे, हल्का जलने वाली चीज, तो वो जल जाएगी। देखिए यही है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या बोले हैं कि बाहरी सरफेस को देखिए रंग दी है। और एक ऐसे है, ये पी है, यहाँ ध्रुव, यहाँ सेंटर, यहाँ एफ फोकस। देखिए कैसे लाइट आ रही है, टकरा करके फोकस से ही गुजरेगी हमेशा, याद रखिएगा। और यहाँ इस तरह से इसको मान लिए है आई और आर को दिखलाने के लिए। यहाँ उत्तर दर्पण है, तो इसके अंदर बोले रंगना पड़ेगा, तो अंदर रंग दिए हैं।
यही फोकस है, सेंटर है, ये पोल है। और देखिए किस तरह से लाइट टकरा करके वापस हो जा रही है, इधर तो जाएगी नहीं, कहीं इधर रंगा हुआ है। ये आई और आर यहाँ बराबर है, इसको हमने दिखलाया है। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का एपर्चर द्वारक कहलाती है। दर्पण की जितनी चौड़ाई होगी ना, वही दर्पण का द्वारक यानी कि एपर्चर कहलाएगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, भाग होता है, उस गोले के केंद्र को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यही केंद्र को मिरर का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अवतल दर्पण की स्थिति में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में देखिएगा कि वक्रता केंद्र जो है वह दर्पण के देखिए सामने बन गया है, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण की सरफेस में मिड पॉइंट पी को दर्पण का पोल ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सरफेस के मिड पॉइंट पी को देखिए, पी बीच का हिस्सा को दर्पण का पोल, ये पोल ध्रुव कहलाता है पी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये जो पूरा लाइन है बीच का, इसी को दर्पण का मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूरी सीपी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ये सीपी जो हुआ दूरी, सी और पी की जो दूरी हुआ, इसी को हम आर कहते हैं। तो हम देखते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो इसको देखिए क्या है, जब लाइट की पैरेलल रेज, जो लाइट का पैरेलल रेज एक प्लेन मिरर पर पड़ता है, आकर के किसी प्लेन मिरर पर पड़ेगा, तो पैरेलल रेज के रूप में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सारी की सारी रे चूंकि प्लेन मिरर पर पड़ा है, तो उस प्लेन मिरर से पैरेलल ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। किंतु अवतल दर्पण की स्थिति में, लेकिन अगर ये प्लेन मिरर नहीं रहे, अवतल स्फेरिकल मिरर रहे, तो क्या होगा? उस स्थिति में प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ये जो होता है बीच का प्रिंसिपल एक्सिस, उसी के पैरेलल समांतर और नजदीक का सभी इंसिडेंस रे, और नजदीक वाली सारी आने वाला जो रे है, वो रिफ्लेक्शन के बाद, जब रिफ्लेक्शन होगा जाता रहेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट एफ पर मिलती है। हमेशा जाती हुई किरण प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एफ फोकस होता है उसी पे जाती है, उसी होकर के जाती है, उसी पे जाती है, उसी होकर के जाती है। ये बहुत जरूरी वाला है, याद रखना। तो इसको ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण का ध्रुव जो ये है P और मुख्य फोकस जो ये है F, इसके बीच की जो दूरी है ये, इसी को दर्पण की फोकस दूरी या फोकसांतर, फोकल लेंथ कहते हैं। किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हम बतलाएंगे हमेशा परावर्तन के बाद जो किरण होती है फोकस ही होकर के गुजरती है, तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, और जो किरण मुख्य फोकस से होकर के इंसिडेंट रे है, तो उसका उल्टा कह दीजिए, वो हमेशा मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर ही होगी। और अगर कोई किरण सी जो है वक्रता केंद्र, इससे होकर के गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद फिर इसी लाइन से ही होकर के गुजरती है। फोकस से तो इसके समानांतर, इसके समानांतर, तो फोकस से इस पर तो इसी पर, बस यही बात याद रखना है। अब हम देखते हैं ये गोलीय दर्पण है, बाहर से रंग दिए हैं, तो ये हो गया अवतल दर्पण। बी बी डैश, ये पी होता है ध्रुव, और आती हुई किरण है ए, ये वक्रता त्रिज्या केंद्र है सी, फोकस है एफ, आई और आर एंगल परावर्तन के नियम से बराबर है, ये आई एंगल है, और ये इतनी दूरी एफ, और ये पूरा इतना दूरी कहलाएगा आर। तो इसमें हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है ये है, और उसकी वक्रता त्रिज्या है पूरा यहां से यहां तक ये। तो इसमें और इसमें, मतलब ये दूरी में और ये इतनी दूरी में
क्या रिलेशन है उसको देखना है। इससे फॉर्मूला सूत्र का डेरिवेशन करते हैं, ये एग्जाम में पूछता है, इसको गौर से देखिए समझिए, बड़ी आसान है। रेडियस CB दर्पण सतह के B पॉइंट पर अभिलंब है। देखिए ये CB जो है इस दर्पण पर अभिलंब है, मतलब आती किरण, जाती किरण और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। तो परावर्तन के नियम से एंगल I एंगल R के बराबर होगा। तो एंगल I का नाम है ABC, वो बराबर होगा CBF के, मतलब I बराबर आ रही है। देखिए अब देखते हैं कि जब ये एंगल I है तो ये एंगल I होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मैथ में पढ़ेंगे, एकांतर कोण से। तो ABC बराबर होगा BCF के, मतलब ये एंगल एकांतर कोण से बराबर है। इसीलिए CBF, देखिए CBF जो होगा, CBF जो होगा वो BCF के बराबर होगा, BCF के बराबर होगा। देखिए इसमें ऐसा इसलिए है, दो बराबर है, कहा ये BCF जो हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसमें दो आर्म भुजा उसकी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें BFFC के बराबर होगा, BFFC के दो एंगल, दो साइड बराबर है तो ये बराबर होगा। अगर हम B को P के बहुत नजदीक आ जाए, अगर B इस P के बहुत नजदीक आ जाए तो क्या होगा, BF और PF बराबर हो जाएगा, लगभग BF और PF का एट्रीब्यूट यहीं पर आ जाएगा, तो यहीं पर से BF और यहीं पर से PF लगभग दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, PF FC के बराबर हो जाएगा, काहे कि ये दोनों दूरी तो बराबर हो जाएगी, ये यहां पर चलाएगा, तो PF और FC ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमको तो चाहिए खाली इतना दूरी F, इतना दूरी को F कहते हैं, तो पूरा का आधा करेंगे तो सिर्फ इतना दूरी मिलेगा। तो PF और FC जो है, PF और FC ये पूरा जो कहलाएगा PC का आधा कर दीजिए, मतलब ये F जो होगा ये पूरा का PC का मानी R का आधा कर दीजिए, मतलब समझिए कि PC का आधा करिए तो ये F मिलेगा। या हम ऐसे कहें कि इतना दूर का F निकालना है, तो ये पूरा कितना है, R है, ये पूरा R का आधा कीजिए तो ये निकलेगा, मतलब ये F निकलेगा। तो इसलिए F बराबर R/2, ये दोनों मिरर के लिए हो गया। और ये इस फिगर से इसी टाइप से आप अंदर से रंगा हुआ है उत्तल दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं, दोनों के लिए F बराबर R/2 ही डेरिवेशन होगा, ये फॉर्मूला ही आएगा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पे जब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज, प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण रख लिया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है समझ लिए हैं। उसमें मुख अक्ष होता है, उसमें वक्रता केंद्र होता है, उसमें त्रिज्या होती है, उसमें फोकस होता है, उसमें ध्रुव होता है, और अंदर से रंग दिया, बाहर से रंग दिया तो कोण दर्पण बन गया। और आनंद से लेकर के हर जगह पे ऑब्जेक्ट को कहीं कहीं पे रखेंगे कि यहाँ पे रखने से इसका प्रतिबिंब, इमेज कहाँ और कैसा बन रहा है, इसी को देखना है। समझिए कि अवतल दर्पण के सामने अलग अलग विभिन्न दूरी पे ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे और तब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है अवतल दर्पण में। तो देखिए पहला, जब वस्तु अनंत पे है तो वस्तु को अनंत पे हम रखने तो नहीं जाएंगे, हम मान लेंगे कि चांद, सूरज, तारा यही सब अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहां और कैसा बनता है, इसी को देखिए। यह अवतल दर्पण है जिसको हमने बाहर से रंग दिया, और इसी का होता है ये मुख अक्ष, यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस होता है। तो देखिए यहां से
इन्फिनिटी से रे, अनंत से लाइट का रे आ रहा है, आया और आके बाद यहां टकराएगा, इधर तो नहीं निकलेगा, कहीं रंगा हुआ है। तो आया और टकराने के बाद देखिए ये चला आया। उसी के समानांतर एक और रे लेना पड़ेगा, क्योंकि दो रे होती है तो जहां पे कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है वहां पे इमेज बनता है ना, इसलिए दो रे से बनेगा। एक और रे लेंगे, वो भी टकरा के हम वापस हो गया। तो यहां पे कटा, तो कटा जो, तो यहीं पे इमेज बना। तो इमेज देखिए उल्टा है, छोटा है, फोकस पर बना है, रियल है, सब कुछ इससे पता चल रहा है। और किरण जब टकरा के लौटती है तो हमेशा फोकस से ही वापस आती है, कोई जरूरी कहे तो याद रखने के लिए। या अगर फोकस से आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल ही जाएगी, ये भी याद रखना है। तो इसमें जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है, देखिए बना है, रियल बनता है, देखिए रियल है, उल्टा बनता है, देखिए उल्टा है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है तो बहुत छोटा बनता है। दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, यह अवतल दर्पण है, इसमें जब वस्तु को अनंत मान लेते हैं, अनंत कहीं, वहां से वक्रता केंद्र जो सी होता है, इन दोनों का बीच मान लेते हैं कि ये, तो यही हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रखती है OA। तो लाइट जब इस वस्तु से टकराने के बाद जाएगी सीधा इस मुख्य अक्ष के पैरेलल और वापस इधर के फोकस होते हुए वापस हो जाएगी। और एक और रे है जो सी से जाएगी या टकरा के सी से वापस होगी। सी से जो जाएगी वक्रता केंद्र से, वो टकरा के वक्रता केंद्र से ही वापस होगी। तो ऐसे ये वो ऑब्जेक्ट से रे देख रहे हैं, ऐसे आया, टकरा के फोकस होते हुए वापस हो गया। जो सी से आया वो वापस सी पे रे टकरा के वापस हो गया। इधर तो निकलेगी नहीं, ये अवतल दर्पण है और ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा है, मान लिया था अनंत, और इस सी वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। तो यहां कटा है तो यहां आई, यही ऑब्जेक्ट बना है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, आई ओ ऑब्जेक्ट है, आई भी ये इमेज बना है। तो कैसा इमेज बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। देख लीजिए, वक्रता केंद्र ये है, अब फोकस ये है, ठीक है, दोनों के बीच में बना है इमेज। रियल बनता है, देखिए रियल है, उल्टा बनता है, देखिए उल्टा है, और वस्तु से छोटा बनता है, देखिए वस्तु से ये छोटा बना है। अब तीसरा, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे ही स्थित हो, अवतल दर्पण में अब हम वस्तु को, वक्रता केंद्र होता है ना सी पर रख दिया है ये, तब देखते हैं तब इमेज कहां और कैसा बनता है। चलिए, रे यहां से जाएगी इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के, टकरा के फोकस होते हुए वापस होगी। एक रे जो अब सी से तो नहीं जा रही है कि सीधे से वापस हो जाएगी, यहां जा रही है अब एफ से, तो टकरा के फिर इसके पैरेलल होगी। फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के फिर पैरेलल निकलेगी ना, तो देखिए पहले मुख्य अक्ष के पैरेलल निकली। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है, यही सी ए ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जो रे आई टकरा करके ऐसे गई मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो कहां से जाएगी? फोकस। और दूसरा रे जो है फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के पैरेलल निकलेगी। ये देखिए, अब ये दोनों आके यहां पे कटा तो यहीं पे उल्टा इमेज बन गया है। तो बनता है सी पे, देखिए सी पे ही बना है। रियल बनता है तो रियल भी है, उल्टा बनता है तो उल्टा भी है, और वस्तु के देखिए बराबर ही साइज का बना है। हर तरह के दर्पण में इमेज हर तरह का बनता है, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं खूब बड़ा, कहीं बहुत छोटा, इस तरह से होता है। आईना सब में देखिएगा, गाड़ी के साइड में जो साइड मिरर रहता है उसमें खूब बड़ा इमेज अगर बनने लगे, तो अगर व्हाइट कलर की गाड़ी आ रही है तो सिर्फ लगेगा कि व्हाइट है, क्या है, टेम्पू है, ट्रक है, किस हिसाब से हम साइड में वो पता नहीं चलेगा। इसलिए उस आईने में पूरी गाड़ी एक साथ नजर आती है, इतनी छोटी बन के, तो लोग समझ जाता है कि ट्रक कितना छोटा होता है, कितना ट्रक का जगह है, कितना टेम्पू का जगह है, उस हिसाब से उसको जगह देता है।
4, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। अब हम वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में यहां पे रखते हैं OA। तब देखते हैं कि अब अवतल दर्पण में इमेज कहां और कैसा बनता है। यह अवतल दर्पण है, ध्रुव है, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट यहीं रखे हैं, तो यहां से ऐसे आई, टकराई, फोकस होते हुए चली। और दूसरा C से देखिए, ऐसे होकर के C से है तो C से वापस हो गया, तो यहां पे आकर दोनों मिल रहा है, तो यहां पे इमेज बना है। तो कैसा बना है? C और इन्फिनिटी के बीच में बना है इमेज। देखिए C और इधर कुछ पते नहीं है, तो C और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बना है। देखिए रियल बना है, उल्टा बना है, और ऑब्जेक्ट से देखिए यहां बड़ा बना है। 5वां, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पे हो। अब ऑब्जेक्ट को ला करके हम अवतल दर्पण में उसके फोकस पे ही रख दीजिएगा। अब क्या होता है? तो देखिए फोकस यही है, इसी पर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र C। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसी से इसके पैरेलल आई, टकरा के फोकस से चली गई, और दूसरा C से आया तो C से वापस गया। यहाँ दोनों कहीं मिल ही नहीं रहा है, अनंत पे जाके मिलेगा तो अनंत पे जाके इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी, अनंत पर। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस चीज को यूज हम टॉर्च जो होता है ना, उससे भी करके देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे रखेंगे, जहां पर उसका फोक जाता है वहां तक रखेंगे, जहां से लाइट निकल ही रहा है टॉर्च को इतना सटा के रखेंगे तो हर तरह का इमेज बनेगा, पता चल जाएगा। जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। अब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में यहां रखते हैं, तब क्या होगा? तो देखिए यहां रखे कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आया, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल ये टकरा के फोकस से निकल गया, और जो C से आएगा वो सीधे से वापस होगा। तो देखिए इधर ही कहीं मिलने का चांस नहीं है, इधर ही मिलने का एक हमको चांस था कि यदि को अगर बढ़ाया जाए आगे तो कहीं ना कहीं जाके यदि मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये बढ़ता ही जा रहा है चौड़ा, तो ये कम था, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आई की इमेज इसका यहां मान लीजिए कि बन गया है। तो देखिए दर्पण के पीछे बना है, रियल नहीं बना है, वर्चुअल बना है, सीधा था सीधा ही बना है, वस्तु से बड़ा बना है। यही केस इसमें एक एक्सेप्शन है, जो वर्चुअल है, रियल नहीं है। सब तो रियल ही बन रहा है, अवतल दर्पण में सिर्फ एक बन रहा है वर्चुअल। तो ये थोड़ा बड़ा बनता है ना, तो इसलिए इसमें हजामत बनाने के लिए या दांत का डॉक्टर इसी अवतल दर्पण में यही सेट करके देखता है ताकि वो बड़ा बन करके दिखाई दे। ठीक है, और आगे देखिए। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, उसको देखिए। अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला है सोलर कुकर में। सोलर कुकर होगा, उसमें अगर हम अवतल दर्पण को लगा देते हैं तो जो लाइट आ रही है और उसमें जो उसका रेडिएशन है, सबको अगर ये फैला हुआ को एक जगह पे ला देता है तो वहां पे हीट ज्यादा होगा, तो उसमें रखा हुआ भोजन सामान गर्म होगा, जल्दी फ्राई हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है सर्च लाइट में, वाहन गाड़ी सबके हेडलाइट में, टॉर्च में, इस सब में अवतल दर्पण का रिफ्लेक्टर के रूप में यूज होता है ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। और लाइट सोर्स को फोकस पर रखते हैं, और जो सोर्स है लाइट सोर्स, उसको हमेशा हम फोकस पर इसलिए रखते हैं कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब फोकस से क्रॉस करती है, और जब फोकस पे रखेंगे, फोकस से आएगी तो पैरेलल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सारी लाइट हमको पैरेलल लाइट ऑफ बीम प्राप्त होगा, इसलिए हम फोकस पे रखते हैं ताकि रिफ्लेक्टर द्वारा पैरेलल लाइट बीम प्राप्त हमको हो सके। चौथा है अधिक वक्रता त्रिज्या वाले कॉनकेव मिरर का यूज। जो ज्यादा वक्रता त्रिज्या वाला कॉनकेव मिरर है, ये जो C होता है,
इसका यूज हजामत बनाने में होता है, क्योंकि इससे सीधा और बड़ा इमेज बनेगा। तो हजामत बनाने में दांत के डॉक्टर अंदर सबका देखने के लिए आसानी होता है। रोगियों की नाक, कान, गला की जांच में भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। अब है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसमें कैसा इमेज बनता है? तो कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि सिर्फ एक बन रहा था वर्चुअल, नहीं तो 5 का 5 बन रहा था रियल इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा का हमेशा काल्पनिक, वर्चुअल ही बना करेगा। यह है उत्तल दर्पण, प्रिंसिपल एक्सिस, ओ ए ऑब्जेक्ट इधर से रंगा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए लाइट इस ऑब्जेक्ट से यहां से चला, टकराने से इधर लौट गया, और ये चला तो हम मान लेंगे कि ये पीछे आकर के फोकस पर और ये सी पर आया, तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे आई बी ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, ओ ए ऑब्जेक्ट है। इसमें जो इमेज बनेगा उत्तल दर्पण में केवल वर्चुअल इमेज ही बनता है। इसमें बना इमेज हमेशा सीधा होगा और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, लेकिन हमेशा सीधा होगा, लेकिन हमेशा वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो इमेजिनरी, वर्चुअल, काल्पनिक हुआ करता है, लेकिन सीधा बनता है और छोटा ही बनता है। इसलिए साइड मिरर गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। कहा है कि अगर पीछे से गाड़ी आ रही है और बड़ा बनाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि टेम्पो है या ट्रक है, तब ना छोटा रहेगा तो पता चल जाएगा ये टेम्पो या ट्रक, उस हिसाब से साइड देंगे। सब एक जगह पर लिख दिए हैं इस कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे इमेज बनेगा। उसमें यही हो रहा था उत्तल दर्पण में। वर्चुअल तो इसमें बनता ही बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, यहाँ ऐसी बात है। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो पीछे तो बनता ही है, पीछे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। वर्चुअल तो बनता ही है, सीधा बनेगा, बस उससे छोटा बनेगा। पोल पर रखेंगे तो पोल ही पर बनेगा, वर्चुअल तो बनता ही है, सीधा तो बनता ही है, इसमें वस्तु के बराबर बनेगा। इसका यूज वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir.